लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ पैराबोला। डिफरेंट कंडीशंस में टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, और क्वेश्चंस में इनका यूज कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखते रहिए। सपोज कर लो कि एक पैराबोला तुम्हें मिल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इसके किसी पॉइंट x1 y1 पे एक टेंजेंट है। यहां कोई पॉइंट है x1 y1। इस x1 y1 पे जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या ट्रिक बताया था? इज y स्क्वायर की जगह पे डाल दोगे y y1 इज इक्वल टू 4a, x की जगह पे x प्लस x1 अपॉन 2, यानी टेंजेंट का इक्वेशन बन गया y y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। अब देखो इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ध्यान से देखना, ये बनाना मैं इसलिए सिखा रहा हूं ना, याद करना बहुत मुश्किल है। याद करोगे भूल जाओगे। अब देखो, अब बच्चे क्या करते हैं कि x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट, तो इसको रट जाते हैं। ये तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं रटना है। इन पैरामेट्रिक फॉर्म तो ये जो x1 y1 पॉइंट है ये चेंज होके क्या बन जाएगा? x1 की जगह पे आ जाएगा 80 स्क्वायर और y1 की जगह पे आ जाएगा 280। इसी टेंजेंट के इक्वेशन में x1 की जगह पे 80 स्क्वायर और y1 की जगह पे 280 डाल के देखो क्या बनता है। जब यहां 280 डालोगे y इंटू 280 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर बन गया। ये 2a कट गया और तुम्हें मिल गया yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। आपको मैं बता दूं कि पैराबोला के स्टेटमेंट टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस पैरामेट्रिक पॉइंट लेके सॉल्व किया जाता है। इससे क्या होता है पैराबोला की इक्वेशन से तुम्हें a मिल जाएगा, x का जो भी कोफिशिएंट दिया होगा वो 4a हो जाएगा। तो 4a जब तुम्हें मिल गया तो उससे a मिल ही जाएगा। a कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसमें एक ही वेरिएबल है t, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस हम पैरामेट्रिक फॉर्म में ही बना के सॉल्व करते हैं। तो ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बन गया, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये बन गया टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब तुम देखोगे इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। इनको कैसे अप्लाई करोगे सबके ऊपर क्वेश्चंस भी बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहने की जरूरत है। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन का इक्वेशन है। तुम्हें भी पता है कि अगर कोई लाइन हम लिख दें y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इसमें m को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं, और c को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट बोलते हैं। जरा इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो y के साथ कोई कोफिशिएंट बचना नहीं चाहिए। यहाँ y के साथ कोफिशिएंट क्या है? t है, तो t से पूरे को डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x अपॉन t
प्लस AT स्क्वायर, सॉरी AT। अब ये बताओ कि इसमें स्लोप क्या है? यस, स्लोप हो गया m इज इक्वल टू हो गया 1/t, देयरफॉर t का वैल्यू क्या होगा? 1/m होगा। जहां जहां t दिख रहा है वहां पे 1/m जब डालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर क्या बनेगा? जब इस t की जगह पे 1/m डालोगे तो y इज इक्वल टू हो गया mx, और यहां जब 1/m डालोगे तो प्लस में हो जाएगा a/m। इसे भी बच्चा लोग रखता है। कौन से पॉइंट पे ये बनेगा? एट पॉइंट। बच्चों ध्यान देना, t का वैल्यू 1/m तुम्हें मिल चुका है। ये जहां जहां t दिख रहा है वहां पे 1/m तुम डाल दोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा। यहां 1/m डालोगे तो क्या बनेगा? a/m²। यहां 1/m डालोगे तो क्या बनेगा? 2a/m। यहां से एक और चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी। टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी? कैसे माना जाएगा कि कोई पैराबोला दिया है और कोई लाइन दिया है, ये लाइन इस पैराबोला को टच करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे पता लगाओगे? मान लो पैराबोला का इक्वेशन दे दिया और लाइन का इक्वेशन दे दिया, और तुम्हें ये पता करना है कि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका पता लगाओगे कैसे? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है कि नहीं होता है? तो c के जगह पे क्या आ रहा है? a/m। यही है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। यूज कैसे करोगे इसको? इस कंसेप्ट को यूज कैसे करोगे? अगर मान लो लिख दिया, क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू x प्लस बीटा इज टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू x, देन बीटा की वैल्यू क्या होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर ये नहीं जानते तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ये बात नहीं जानते तो भी आप इसको सॉल्व कर दोगे, लेकिन आपके सॉल्यूशन का लेंथ बहुत बड़ा होगा। अगर आप ये बात जानते हो तो मेरे को ये बताओ कि इस पूरे में c की वैल्यू क्या है? बीटा है, बिल्कुल बीटा है। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, c बीटा हो गया। m की वैल्यू क्या है? और a की वैल्यू क्या है? यहां देखो, x के कोफिशिएंट को 4a बोलते हैं। 4a 1 हो गया, यानी a का वैल्यू क्या हो गया? 1/4। लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन कर्व। ये जो लाइन है दिए गए कर्व का टेंजेंट है, देयरफॉर c इज इक्वल टू a/m होगा कि नहीं होगा? c की जगह पे बीटा डाल दोगे, a की जगह पे 1/4 डाल दोगे, m की जगह पे 1 डाल दोगे, यानी बीटा का वैल्यू कैसे निकला? क्या निकला? 1/4। ये तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इन चीजों को अगर ध्यान रखोगे तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें बस पता चलना चाहिए कि कहां कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कहां हमें ये x1 y1 को यूज करना है। बहुत कम यूज होता है, ये सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए यूज होता है। मैक्सिमम टाइम में पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होगा या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अभी हमने नॉर्मल का इक्वेशन डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन। ध्यान से देखते रहो। अब हम नॉर्मल का इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ये देखो, x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने बनाया वो ये है,
ठीक है, यानी y इज इक्वल टू हम लिख देंगे 2a अपॉन y1 इंटू एक्स प्लस x1 लिख देंगे। y1 कांस्टेंट वैल्यू नीचे डाल दिया। स्लोप क्या मिला यहां से? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला? स्लोप 2a अपॉन y है 2a अपॉन y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस 2a अपॉन माइनस y1 अपॉन 2a। चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन बना देते हैं। स्लोप मिल ही गया, पॉइंट मालूम है ही, स्टार फार्मूला अप्लाई कर दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या बनेगा इक्वेशन बच्चों? x माइनस x1 इंटू y ये हो जाएगा x माइनस x1 इंटू में स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1। यही बनेगा ना? x माइनस x1 इंटू में स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1। ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एट पैरामेट्रिक पॉइंट मीन्स 80 स्क्वायर और 280, इस पे देखते हैं क्या बनता है। क्या करोगे? जहां x1 दिख रहा है वहां पे 80 स्क्वायर डाल दोगे और जहां y1 दिख रहा है वहां पे 280 डाल दोगे। तो ये क्या बनेगा? x माइनस 80 स्क्वायर इंटू में देखो y1 दिख गया यहाँ पे 280 अपॉन माइनस 2a इज इक्वल टू y माइनस y1 हो गया 280। ये देखो 2a से 2a कट गया, इस माइनस साइन को इधर कर दो और t से मल्टीप्लाई करो। t इंटू एक्स माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू माइनस y प्लस 280, यानी y इज इक्वल टू तुम्हें मिल गया माइनस का 2x प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये है पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। बहुत बढ़िया यूज है इसका। किस पॉइंट पे होगा? 80 स्क्वायर कॉमा 280। इसको यूज करके मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन में यूज करके दिखाऊंगा। सिमिलर क्वेश्चन लूंगा और उसमें इसे यूज करके दिखाऊंगा मैं तो। अब ये बताओ कि अगर ये कोई लाइन है तो इसका स्लोप क्या है? बोलो बच्चों। बिल्कुल सही। m का वैल्यू क्या हो गया? माइनस टी। देयरफॉर t का वैल्यू क्या होगा? माइनस m। जहां जहां t दिख रहा है वहां पे माइनस m डाल दो तो बनेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या मिलेगा? जहां जहां t है माइनस m डालोगे तो y इज इक्वल टू हो गया mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये बना। किस पॉइंट पे होगा? एट जहां जहां t इस पॉइंट में दिख रहा है वहां पे माइनस m डाल दो, am स्क्वायर माइनस 2am। ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसको अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो c की वैल्यू क्या है? यही है ना c की वैल्यू। तो बच्चों बताओ, इतना भयंकर भयंकर चीज कौन याद रखेगा? तो आपको ये डेरिवेशन ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ। जैसे अगर क्वेश्चन मिला y इज इक्वल टू 2x प्लस अल्फा इज
नॉर्मल ऑफ अ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तुमसे पूछ दिया कि फाइंड करो अल्फा एंड फुट ऑफ नॉर्मल। अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये भी बताना है, और फुट ऑफ नॉर्मल क्या होता है? जैसे ये टेंजेंट हो गया, यहां से तुम नॉर्मल डालोगे, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री के एंगल पे। जिस पॉइंट पे ये पैराबोला को कांटेक्ट कर रहा है, x1 y1 पॉइंट पे जो कांटेक्ट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं फुट ऑफ नॉर्मल, और स्लोप फॉर्म में ये होता है फुट ऑफ नॉर्मल। अगर आपको a मिल गया, m मिल गया, तो फुट ऑफ नॉर्मल तो आराम से निकल जाएगा, और c की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी। इसको, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। ये दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस अल्फा, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से जब कंपेयर करोगे तो स्लोप निकल जाएगा 2। यस सर। और c बराबर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? c इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हम यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर तुम्हें ये ध्यान है, याद है तब, नहीं याद है तो तैरते रह जाओगे, पौंधते रह जाओगे। यानी अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया? माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। m की वैल्यू निकल चुकी है, a निकालना तुम्हें आता है। पैराबोला क्या दिया है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो 4a का वैल्यू 8 हो गया, a का वैल्यू हो जाएगा 2। डाल दो, अब स्लोप m2 निकल ही गया, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -2, a का वैल्यू 2, m का वैल्यू 2, -2 और 2 का क्यूब। ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया माइनस का 16, अल्फा का वैल्यू हो गया -24। आपने इस पैराबोला का कंप्लीट टेंजेंट का इक्वेशन बना दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 24। पॉइंट चाहिए तो पॉइंट के लिए क्या करोगे? a तुम्हें मालूम पड़ गया, m मालूम पड़ गया, a और m को इसमें डाल दोगे तो फुट ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? जगह तो मेरे पास थोड़ी कम पड़ रही है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। अगर यहाँ 2 2 डालोगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 2 डालोगे तो -8 हो जाएगा, यानी 8 - 8। फुट ऑफ नॉर्मल होगा 8 - 8, और 8 - 8 पे जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 24। इस टाइप के क्वेश्चंस में इन फॉर्मेट्स का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम यहां से उठाते हैं, यहां पे आ जाओ। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, in slope intercept form, the equation of normal at am square minus 2am is क्या बना इक्वेशन हमारा? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। सपोज ये मान के चलो, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, HK लाइज ऑन इट, इस लाइन के ऊपर HK लाई कर रहा है, ये कोई पैरामीटर है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो HK इसको सेटिस्फाई करेगा। तब क्या बनेगा? ये K इज इक्वल टू MH माइनस 2am माइनस am क्यूब बनेगा। ध्यान से देखो, जो चीजें तुम्हें रखना पड़ता उनको मैं थ्योरी में बता रहा हूं तुम्हें।
इन सबको अगर लाते हो तो ये बन जाएगा ए एम क्यू प्लस 2am माइनस के इज इक्वल टू 0, यानी ये बन गया ए एम क्यू प्लस, इन दोनों में से m अगर कॉमन कर दें 2a माइनस एच इंटू एम माइनस के इज इक्वल टू 0, या इसको लिखोगे a से डिवाइड करोगे तो एम क्यू प्लस 2a माइनस एच। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ MQ का मतलब 3 स्लोप होंगे। यस सर। MQ का मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया ना M के फॉर्म में, यस सर। यानी 3 अलग अलग स्लोप्स हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये देखो, थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन from a point on a parabola। ये पूछ देता है एग्जाम में बच्चों, पूछ देगा क्या? ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है किसी पॉइंट से किसी पैराबोला के ऊपर आप कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, अक्सर दिमाग में ये आता है कि किसी पॉइंट से 2 से ज्यादा नॉर्मल तो होगा नहीं, और जब 2 नॉर्मल होगा तो 2 ही टेंजेंट हो पाएगा। लेकिन नहीं, किसी पॉइंट से किसी कर्व के ऊपर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब तुम्हें यह भी पता होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन तुमने पढ़ लिया कि MQ है, 3 इसके वैल्यू जाएंगे, जरूरी नहीं है कि तीनों रियल वैल्यू हो। यस सर। अगर एक इमेजिनरी वैल्यू आ गया तो किसी भी इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी आए तो पेयर में आता है। अगर एक रूट आ गया 3 + 2 आयोटा तो दूसरा 3 - 2 आयोटा जरूर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें एक रूट एक स्लोप तुम्हारा रियल होगा तो 2 इमेजिनरी होगा, तो या तो एक स्लोप रियल होगा या तीनों स्लोप रियल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला। अब एक चीज और सोचो, मान लो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम जो ये लिखते हैं ना AT² और 2AT लिखते हैं, इसको T भी बोल सकते हो। और अगर AT1² और 2AT1 हो गया तो इसको T1 बोल सकते हो, और AT2² और 2AT2 हो गया तो इसको T2 बोल सकते हो। मान लो इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, एक हो गया AT1² 2AT1, दूसरा हो गया AT2² 2AT2, तीसरा हो गया AT3² 2AT3। रूट्स कौन से होंगे इसमें? x का जो वैल्यू होता है उसी को रूट बोलते हैं, ये रूट्स होंगे इसके। क्यूबिक इक्वेशन में तुमने पढ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, यानी T1 + T2 + T3 -b/a होता है। इसमें MQ है, M² कहीं दिख रहा है? अरे M² कहीं दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है, यानी ये 0 हो गया। अगर सब में मैं 2a से इंटू कर दूं दोनों तरफ, तो 2AT1 + 2AT2 + 2AT3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें पता चल गया कि द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट, द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल्स आर 0। किसी भी नॉर्मल
अच्छा, तुम थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा था इसी में कि m बराबर माइनस टी होता है, पढ़ा था ना? यहां से देखो, एक बार और तुम्हें समझा देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट पिछली बार जो डेरिवेशन करवाया था उसमें ये बताया था कि m का वैल्यू जो होता है ये माइनस टी होता है। अगर हम जहां जहां m दिख रहा है वहां पे माइनस टी डाल दें और माइनस को कॉमन करके जीरो में डाल दें तो ये क्या बनेगा? टी क्यू प्लस 2a माइनस एच अपॉन ए इंटू टी प्लस के बाई ए इज इक्वल टू 0। पहले बोलो यस और नो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बस यहां माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन किया है। अब देखो, तुमने ये पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, तो हमने आपको पढ़ाया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है और दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए होता है और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। पढ़े हो ना ये बात? यस सर। तो अगर ये टी क्यू है, मान लो ये टी क्यू है, इसके 3 रूट कौन से होंगे? टी क्यू का मतलब क्या हुआ? टी क्यू का मतलब हो गया, टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब होता है ए टी स्क्वायर और 2at, ये होता है टी का मतलब। अब इसके 3 रूट t1 t2 t3 मान लो, जो रूट्स होंगे इसी फॉर्म में आएंगे ना, वही 3 रूट हमने ले लिया t1 t2 t3। तो अगर t1 t2 t3 3 रूट्स हैं तो t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें a का वैल्यू 1 है, b 0 है क्योंकि t स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, c का वैल्यू इतना है और d का वैल्यू इतना है। तो जब b 0 हो गया और माइनस b अपॉन a करोगे तो ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ मेरे को। और अगर इनके साथ 2a हम इंटू कर दें तो 2a t1 प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यही चीज मैंने नीचे लिखा था, अब जगह नहीं है तो तुम लोग अपने नोट्स में खुद लिख लेना कि द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, यहां लिख देता हूं, द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल्स इज कितना? 0 होगा। ये मार्केबल पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा? 0। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि किसी भी कर्व, किसी भी पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं और उन तीनों नॉर्मल्स के, चाहे कैसे भी नॉर्मल्स हो, ऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों? अगर मान लो हमने एक पैराबोला बना दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और इसके ऊपर एक पॉइंट है t1 और दूसरा पॉइंट है t2। इस t1 से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और t2 से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं तो कटेगा। ये किस पॉइंट पे कटेगा? t1 से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, t2 से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये जो कटेगा ये कटेगा a t1 t2 और a t1 प्लस t2, ये होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। a t1 t2
ए टी वन प्लस टी टू। अब अगर तुम चाहते हो कि इस बात को ना याद करें तो मत याद करो। कैसे नहीं याद करोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी वन पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा बताओगे? तुम लोगों का मेमोरी चेक हो जाएगा। वाई टी वन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। अभी बना। अरे तो T1 पॉइंट तो पैरामेट्रिक ही हो गया ना, और पैरामेट्रिक में क्या बताया था? y2 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। यही से ये t नीचे गया था कि स्लोप 1/t हुआ था। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T2 पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनेगा? y T2 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तुम्हें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अगर तुम इसको रटना नहीं चाहते तो सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी a t1 t2 और y की वैल्यू आएगी a इंटू t1 प्लस t2। देख लो यहाँ पे सॉल्व भी करना है ना, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो। फर्स्ट में से जब सेकंड को घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो ये y t1 में से y t2 कैसे घटाओगे? y इंटू हो जाएगा t1 माइनस t2, x से x कट गया। इसमें से इसको घटाओगे तो a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर। y इंटू t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। ये कॉमन करने के बाद बच रहा है, इसका फैक्टर कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। y t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a इंटू t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2। t1 माइनस t2 कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया? a इंटू t1 प्लस t2। y का वैल्यू आ गया a इंटू t1 प्लस t2, जो मैंने यहां पे लिखा है। x का वैल्यू चाहिए, इस y के वैल्यू को किसी एक में उठा के डाल दो। मान लो इस y के वैल्यू को तुमने फर्स्ट में डाल दिया, पुट किया y को कहा? फर्स्ट में, ये रहा फर्स्ट। y की जगह पे जब डालोगे a t1 प्लस t2 इंटू में t1 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर हो गया। जरा a से और t1 से इंटू करके तो देखो, a से t1 का इंटू करोगे तो a t1 स्क्वायर, इससे इसका इंटू करोगे तो a t1 t2 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। a t1 स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया? a t1 t2। तो या तो रट लो या तरीका सीख लो कि जब भी दो पॉइंट से, दो पैरामेट्रिक पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो a t1 t2 और a t1 प्लस t2 होगा। एक पॉइंट ये तुम्हें मिल गया। अब बढ़ो इससे आगे। एक वर्ड आता है डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट क्या होता है पहले इसको जानो। A chord which is perpendicular on axis is called double ordinate। क्या लिखा मैंने? किसी पैराबोला के ऊपर आप कोई एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करो जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, जिस प्रकार से हमारा लेटस रेक्टम होता है। यानी जो डबल ऑर्डिनेट होगा लेटस रेक्टम के पैरेलल होगा, और लेटस रेक्टम भी एक डबल ऑर्डिनेट होता है। तो जैसे मान लो तुम्हारा ये पैराबोला हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया तुम्हारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और यहां पे तुम्हारा फोकस हो गया a0 पॉइंट पे,
और कुछ दूर पीछे आओगे, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x इज इक्वल टू माइनस ए, और ये हो गया तुम्हारा डबल ऑर्डिनेट। ये एक ऐसा कॉर्ड है जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अब कितने डबल ऑर्डिनेट बनेंगे बच्चों? इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? किसी भी अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। डबल ऑर्डिनेट तो तुम समझ गए क्या होता है, आ गया समझ में? पैराबोला के किसी भी डबल ऑर्डिनेट को अगर तुम डायमीटर मान के और सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, ये 100% श्योर है, ये प्रॉपर्टी है। पैराबोला के किसी भी डबल ऑर्डिनेट को अगर आप डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, कट नहीं करेगा, टच करेगा, यानी डायरेक्ट्रिक्स जो होगा उस सर्कल का टेंजेंट होगा। तो ये मार्केबल इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में लिख रहा हूं मैं। सर्कल टचेस द डायरेक्ट्रिक्स if its diameter is any double ordinate any double ordinate, किसी भी डबल ऑर्डिनेट को डायमीटर मान के अगर तुम सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो तुम्हारे डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। इस बात को एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं तुम्हें। वो देखो कैसे। जैसे अगर मान लो हमने ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये लिया हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसका फोकस है a0 पे, और इसी पे हमने लेटस रेक्टम ड्रॉ कर दिया। तो ये 2a लेंथ हो गया और ये भी 2a लेंथ हो गया। अब इसको अगर हम डायमीटर मान के कोई सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? नाराज हो गए तुम लोग, नहीं बताओगे? ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, लेटस रेक्टम को डायरेक्ट डायमीटर मान लिया, सर्कल का रेडियस क्या होगा? सेंटर हो गया फोकस पे, रेडियस हो गया 2a। तुम ये बताओ कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होता है? e। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया? e। वर्टेक्स से फोकस e होता है और रेडियस 2a है, तो ये यहाँ पे यहां से पास करेगा ना, माइनस a0 से पास करेगा कि नहीं करेगा? और माइनस a0 पे जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? तो ये तो नॉर्मली हमने लेटस रेक्टम लेके दिखा लिया, लेकिन लेटस रेक्टम के अलावा जितने भी डबल ऑर्डिनेट्स तुम ड्रॉ करोगे, चाहे किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करो, लेटस रेक्टम के अलावा जितने भी डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे वो हमारे डायरेक्ट्रिक्स को जरूर टच करेगा। अब तुम कहोगे अगर इधर कोई डबल ऑर्डिनेट हो तो भाई ये लेंथ भी तो बढ़ता जाएगा, तो सर्कल का रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कभी भी वो डायरेक्ट्रिक्स को टच ही करेगा, कट कभी नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फोटो खींच लो इसका। अरे अभी सोच रहे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है जिसका फोकस f पॉइंट पे है और P पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट एक्सिस ऑफ पैराबोला को T पॉइंट पे आके काट रहा है। ठीक है, तो पहली बात तुम्हें यह ध्यान रखनी है कि यहां से जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल जितना दूर इस F से T की दूरी है, ये जितना यूनिट ये डिस्टेंस है उतना ही यूनिट आगे ये नॉर्मल जाके काटेगा।
पहली बात, Yes, sir. सपोज कर लो ये एस पे काट रहा है, तो एफ टी बराबर क्या होगा, टी एस। मैं लिख दिया यहां पे। और यहां पे हमने एक डायरेक्ट्रिक्स भी बना दिया, TS है PS. एफ टी बराबर एफ एस, सॉरी, एक डायरेक्ट्रिक्स, जितना दूर फोकस है उतना ही दूर पीछे एक डायरेक्ट्रिक्स बना दिया। ये डायरेक्ट्रिक्स बन गया, हमने लिख दिया डायरेक्ट्रिक्स। और P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM डाल दिया। P से M की दूरी और P से F की दूरी बराबर होती है, तुम्हें पता है। Yes, sir. अब एक चीज और जानो, ये जो एंगल बन रहा है MPF, ध्यान देना, ये टेंजेंट क्या करेगा, इस एंगल MPF को बाइसेक्ट करेगा। यानी दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी है ये पैराबोला का, एंगल MPT बराबर होगा एंगल TPF के, एंगल TPF के बराबर होगा। अब ये बताओ कि अगर ये MP आपने परपेंडिकुलर डाला था और ये परपेंडिकुलर है ही, तो ये TF और MP पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। और जब TF और MP पैरेलल हो गया तो ये ऑल्टरनेट एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। बराबर होगा। अब सोचो जरा, ये इसके बराबर तो हो गया, मैंने लिख दिया, और ये इसके बराबर हो गया, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? होगा सर। एक दो सर। हाँ बच्चों, होगा कि नहीं होगा? MPT बराबर था TPF के, ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो गया, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गया, यानी बराबर होगा TPF तो हो गया PTF के भी। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल PTF को देखो, ये और ये बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यस सर। ये और ये बेस का दोनों बराबर है, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। यस सर। तो जैसे हमने लिखा था कि FT बराबर FS, FT FS के बराबर, अभी तुम देख रहे हो कि FT FP के भी बराबर है, तो FT बराबर FS बराबर FP, FT FS और FP ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अब अगर इस ट्रायंगल को देखो, PFS को देखो, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो इनके बेस के एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। यानी एक और तीसरी बात तुम्हें पता चली कि एंगल FPS बराबर होगा एंगल PSF के। ये जितनी बातें मैंने बताई, तीनों बातें ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए, ये तीनों बातें ध्यान में होना चाहिए कि फोकस से T की दूरी जहां टेंजेंट काटेगा और फोकस से S की दूरी जहां नॉर्मल जाके टच करेगा एक्सिस ऑफ पैराबोला को, ये इक्वल होता है, और ये दोनों FP के भी इक्वल होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये 3 पॉइंट ये ध्यान रखना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब तक हम ये जान रहे थे कि किसी भी पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है उतना ही पीछे अगर आ जाओगे तो यहां पे एक लाइन मिलेगा, और इस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये जानते थे ना? यस सर। डायरेक्ट्रिक्स का एक नया
डेफिनेशन सुनो। सबसे पहली बात देखो, डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, मैं दोबारा लिख रहा हूं। डायरेक्ट्रिक्स इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये डायरेक्ट्रिक्स का नया डेफिनेशन। किसी भी पैराबोला से आप दो टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करो जो आपस में 90 का एंगल बनाए। ये 90 बन गया। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो जो आपस में 90 बनाएंगे। ये देखो एक और बन गया। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लोकस को ही डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राज की बात तो सुनो, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट कैसे बनते हैं। तो परपेंडिकुलर जो टेंजेंट होता है, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स drawn through the extremities of focal chords। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसी पैराबोला के ऊपर अगर कोई फोकल कॉर्ड तुम ड्रॉ करोगे, फोकल कॉर्ड समझते हो? यस सर। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होता हुआ पास करेगा। तो जितने फोकल कॉर्ड्स होंगे ना, उनके एंड पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो 90 पे ही काटेगा और डायरेक्ट्रिक्स पे ही जाके काटेगा। जितने फोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके एंड पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो 90 पे काटेगा और कहां जाके काटेगा? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर काटेगा। अब जरा सोचो, मान लो ये फोकल कॉर्ड तुम्हारा हो गया, एक पॉइंट इसका T1 है, दूसरा T2 है। तो T1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T1, y T1 इज इक्वल टू x प्लस a T1 स्क्वायर हो जाएगा। एंड T2 पॉइंट पे क्या होगा? y T2 इज इक्वल टू x प्लस a T2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ कि इसका स्लोप क्या है? 1 बाई T1। इसका स्लोप क्या है? 1 बाई T2। और तुम्हें पता है कि जब दो टेंजेंट 90 पे काटेंगे तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी 1 अपॉन T1 इंटू 1 अपॉन T2 इज इक्वल टू -1। यानी क्या मिल गया तुम्हें यहां से? T1 T2 बराबर -1। ये कंपैरेटिव में कई बार आ चुका है। पूछ देगा तुमसे कि दो टेंजेंट किसी पैराबोला के ऊपर, किसी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहा है, तो T1 इंटू T2 का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू -1 बाई T2। अब इससे फायदा क्या होगा? हाँ बच्चों, इससे फायदा क्या होगा? अगर मान लो किसी पैराबोला के ऊपर, ये पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x कोई पैराबोला दिया है, इसके ऊपर एक पॉइंट दिया है 4,8, समझो ध्यान से, और बोल दे कि इस फोकस से होता हुआ ये पास कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? एक पॉइंट 4,8 दे दिया और फोकस से होता हुआ ये कॉर्ड पास कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? तो सिर्फ तुम यहां से T1 का पता कर लो तो सेकंड पॉइंट का भी पता कर लो। ये 4 क्या है?
4 है ए टी वन स्क्वायर, और ए की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, 4a बराबर 16 है, a का वैल्यू 4 मिलेगा, यानी 4 इज इक्वल टू 4t1 स्क्वायर हो गया, t1 स्क्वायर बराबर 1 हो गया, t1 का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1। चलो प्लस 1 ही ले लो, t1 क्या आ गया 1, तो t2 की वैल्यू क्या होगी, t2 होता है -1/t1, तो ये -1 हो जाएगा। t2 अगर -1 हो गया, अब ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है a t2 स्क्वायर 2a t2, और t2 तुम्हें -1 मिल चुका है, a का वैल्यू 4 मिल चुका है, तो 4 और -1 यहाँ डालोगे तो ये पॉइंट क्या मिलेगा 4, और 4 और -1 डालोगे तो माइनस का 8 मिलेगा। तो इस पैराबोला के ऊपर अगर कोई फोकल कॉर्ड का एक एक्सट्रीमिटी 4/8 दिया है, दूसरा एक्सट्रीमिटी आप निकाल सकते हो, और जल्दी निकाल सकते हो, किस तरीके से, इस कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, हाँ आगे बढ़े।